राठौड़ मेंशन। विमान रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आ गया। विमान को देखते ही आरव के चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई। उसने विधि और अवनी को कुछ इशारा किया। विमान आकर अपनी जगह पर बैठ गया और एक सर्वेंट उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। आरव ने पराठे की बाइट तोड़ते हुए बोला, भाई आज आप बहुत खुश लग रहे हो। लगता है क्यूटी पाई के साथ आपकी फर्स्ट डेट नाइट बहुत अच्छी रही। आरव की बात सुनकर बाकी सब हैरानी से विवान को देखने लगे। वही विवान आरव को गुस्से में घूर रहा था। आरव सुधरने वालों में से कहाँ था। वो मुस्कुराते हुए बोला, उप्स सॉरी भाई, मैंने सबके सामने आपका सीक्रेट रिवील कर दिया। आपके चेहरे की खुशी देखकर मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ सब बैठे हैं और मैंने एक्साइटमेंट में आकर आपसे पूछ लिया। निधि और अवनी को आरव की बचकानी हरकतों पर हंसी आ रही थी। साथ ही बाद में विवान उसका क्या हाल करेगा उसके बारे में सोच सोच कर भी सुषमा जी आरव को ही डांटते हुए बोली, आरव चुपचाप खाना खाओ। दूसरी तरफ आर्या कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। सर जी। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। फोन की आवाज विवान की आवाज आई, आज मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तैयार रहना। आर्या चौंक गई, पर क्यों? विवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरी तुमसे मिलने का मन है। तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बहाने तुमसे मिल भी लूंगा। बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। सर जी लेने आ रहे हैं। आर्या ने जल्दी से शीशे में खुद को देखा, बाल ठीक किए और हल्का सा लिप बाम लगाया। वे जानती थी ये सिर्फ कॉलेज छोड़ने का बहाना था। असल में विवान उसे देखना चाहता था। आर्या ने अपने कॉलेज बैग उठाया और विद्या जी को बाय बोलकर नीचे आ गई। वे चाल से बाहर आकर धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसके पास एक ब्लैक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। सर जी, उसने हंसते हुए कहा। इवान ने हल्की मुस्कान दी और गाड़ी का दरवाजा खोला। बैठो। आर्या झिझकते हुए गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वे बैठी, गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच एक मीठी सी चुप्पी रही। आर्या खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी विमान पर टिक जाती। विमान भी बीच बीच में उसे ही देख रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था। आखिरकार उसने खुद ही चुप्पी तोड़ दी। कल रात के बाद कैसा लग रहा है? आर्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो गया हो। विवान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। आर्या ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा। मतलब? विवान ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर सड़क पर ध्यान देते हुए बोला, मतलब अब तुम्हें हर दिन ऐसे ही खुश रहने की जिम्मेदारी मेरी है। आर्या के गाल गुलाबी पड़ गए। उसने खिड़की की ओर मुंह घुमा लिया ताकि विवान उसकी मुस्कान न देख सके। कुछ ही देर में गाड़ी कॉलेज के बाहर पहुंच गई। आर्या ने धीरे से बैग उठाया और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन तभी विवान की आवाज आई, सनशाइन। वो पलटी। उसकी आंखों में सवाल थे। विवान बोला, अब उल्टे दिन गिनने शुरू कर दो, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम फिर से मेरे पास होगी। मैं भी इस बार पूरे हक के साथ। आर्या ने पलके उठाकर विवान को देखा। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। उसने अपना सिर हिला दिया और गाड़ी से उतरकर अपने कॉलेज की तरफ बढ़ गई। लेकिन कोई था जो छुप छुप कर उन्हें ही देख रहा था। और जब आर्या गाड़ी से उतरी, उसने आर्या की एक पिक क्लिक कर ली और तुरंत किसी को सेंड कर दी। कुछ देर बाद उसके फोन पर सामने से मैसेज आया, नजर रखो विवान राठौड़ पर और उसके माशुका पर भी। आर्या कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ते हुए विवान के शब्दों के बारे में सोच रही थी। कुछ दिनों बाद ही तुम फिर मेरे पास होगे, पूरे हक के साथ। उसके चेहरे पर मुस्कान और शर्म की लाली बिखरी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसा एहसास था? खुशी, घबराहट या फिर कोई अनजान डर? वहीं दूसरी तरफ विवान गाड़ी ड्राइव करता हुआ सोच में डूबा हुआ था। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, उसने खुद से कहा। वही दूर एक अंधेरे कमरे में मोबाइल स्क्रीन पर एक तस्वीर चमक रही थी। आर्या विवान की गाड़ी से उतरते हुए कोई ध्यान से उस तस्वीर को देख रहा था। उसने उंगलियों से स्क्रीन को जूम किया और फिर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने फोन उठाकर किसी को कॉल किया। काम शुरू कर दो, मुझे हर खबर चाहिए। विवान की, उसकी कंपनी की और उसकी माशुका की भी। सामने से आवाज आई, समझ गया सर। फोन कट गया। उस व्यक्ति ने एक तस्वीर देखी। वह तस्वीर थी विवान राठौड़ की, जिसमें वे आर्या को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अब खेल शुरू होगा, मिस्टर विवान राठौड़। आखिर तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ यानी कि धीरेन्द्र सिंघानिया के हाथ लग गई है। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा, मेरे सारे कच्चे चिट्टे एक्सपोज कर किए। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। इसी के साथ अंधेरे में एक शख्स की परछाई निकली, जो और कोई नहीं धीरेन्द्र सिंघानिया है, जो विवान ने अभी अभी एक्सपोज किया था। एक हफ्ता और बीत गया। विवान और आर्या की शादी को कुछ दिन ही बचे थे। वेन्यू और रिश्तेदारों के को इनविटेशन जा चुके थे। आज सब लोग मॉल में आए हुए थे शॉपिंग के लिए। सुषमा जी, शीतल जी, विधि, अवनी, आर्या, दिशा, श्रुति और विद्या जी। आना
नहीं चाहती थी, लेकिन आर्या उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी। वे सब आज आर्या के ब्राइडल लहंगा सिलेक्ट करने वाले थे। आर्या ने विवान को भी कहा था, लेकिन उसने काम का बोलकर मना कर दिया था। ये सब लोग लहंगा देखने के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम में गए थे। आर्या हिचकिचाते हुए सुषमा जी से बोली, माँ, यहाँ तो सब बहुत महंगा है, इतना फिजूल खर्ची का क्या जरूरत है। सुषमा जी कोई जवाब देती उससे पहले ही शीतल जी झट से बोल पड़ी, आर्या, अब तुम राठौड़ खानदान की बहू बनने जा रही हो, वे भी पूरे रस्मों रिवाज के साथ। तो ये सब आदत तो तुम्हें डाल लेनी चाहिए। आर्या को पता था शीतल जी का स्वभाव कैसा है, इसलिए उसने उनकी बात का बुरा नहीं माना। लेकिन विद्या जी उन्हें शीतल जी की बात का बुरा लगा। लेकिन वे कह भी क्या सकती थी, वे तो बस अपनी बेटी आर्या के लिए खुश थी। तभी उनके पास एक सेल्स गर्ल आई और उन्हें अटेंड करने लगी और उन्हें अपने शोरूम की प्रीमियम कलेक्शन दिखाने लगी। वहां पर मौजूद एक सिंपल ड्रेस की कीमत भी हजारों में थी। दिशा, श्रुति और विद्या जी प्राइस सुनकर भी हैरान हो गए। आर्या ने भी उम्मीद नहीं की थी कि यह सब इतना महंगा होगा। आर्या को अभी तक कुछ भी पसंद नहीं आया था, या यूँ कहे वे पसंद ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका मन तो कहीं और ही था। आर्या आईने के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में हल्की सी झिझक और खुशी की चमक दोनों थी। उसने जो लहंगा पहना हुआ था वे किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। गहरे लाल रंग का, बारीक जरी और मोतियों से सजा हुआ एक शाही लहंगा। उसकी कढ़ाई इतनी बारीक थी कि जैसे इसे किसी ने महीनों की मेहनत से बनाया हो। सुषमा जी, शीतल जी, विधि, अवनी और बाकी सभी ने जब आर्या को उस लहंगे में देखा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष और खुशी झलकने लगी। माँ, ये लहंगा भाभी पर कितना अच्छा लग रहा है, विधि ने उत्साहित होकर कहा। सुषमा जी ने प्यार से आर्या को देखा और फिर सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरी बहू किसी रानी से कम नहीं लगेगी इस लहंगे में। लेकिन आर्या का ध्यान किसी और चीज पर था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर खड़े एक शख्स पर गई जो अपने हाथ बांधे खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। सर जी, आर्या धीरे से बोली। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से विमान की ओर देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में वही ठहराव था, वही गहराई जो हमेशा आर्या को उलझा देती थी। आर्या ने थोड़ा संकोच से पूछा, आप यहाँ कैसे? विवान ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए हल्का से मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमने कहा था कि तुम्हें लहंगा पसंद करने में मदद चाहिए, तो बस आ गया। आर्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवान, जो हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, आज यहाँ था और उसने खुद उसके लिए लहंगा पसंद किया था। असल में फिलहाल जो लहंगा इस समय आर्या ने पहना हुआ था, थोड़ी देर पहले विवान ने ही दूसरी सेल्स गर्ल को कहकर आर्या के पास भिजवाया था। अवनी ने मजाक करते हुए कहा, भाई, आजकल तो आप बड़े रोमांटिक मोड में रहते हो। विधि भी हंसते हुए बोली, सच में भाई को पहली बार किसी चीज में इतनी रुचि लेते हुए देख रही हूँ। विवान ने बस हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन उसकी नजरों में जो अपनापन था वे आर्य से छुपा नहीं था। विद्या जी, जो अब तक चुप थी, उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये बहुत महंगा है। इससे पहले कि आर्या कुछ कहती, विवान ने सेल्स गर्ल की तरफ देखा और कहा, हमें यही पसंद है, आप इसे मेरे होने वाली वाइफ के लिए तैयार करवा दे। विद्या जी कुछ और कहने वाली थी, लेकिन आर्या ने उसके हाथ पर हाथ रखकर हल्के से सिर हिला दिया। वही जानती थी कि विवान जो ठान लेता है वे करके ही मानता है। आर्या उसके बाद एक काउंटर पर अपना नाम देने चली गई। उसके बाद सब ने मिलकर और भी बहुत सारी शॉपिंग करी, लेकिन विवान अब जा चुका था क्योंकि मिस्टर स्मिथ के साथ उसकी ऑनलाइन मीटिंग थी। वैसे भी वे तो बस अपनी होने वाली दुल्हन के लिए लहंगा सिलेक्ट करने आया था, जो भी कर चुका था। रात का समय आर्या बैठ कर पढ़ रही थी, लेकिन उसे एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा था। पहले जब वे राठौड़ मेंशन में थी और विवान उसे खुद पढ़ाया करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब बदल गया था। जब आर्या का समझ नहीं आ रहा था तो उसने फ़ोन उठाकर सीधा विवान को कॉल कर दिया। विवान भी स्टडी रूम में बैठा कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। उसने देखा स्क्रीन पर सनशाइन शो हो रहा था। विवान ने पहले कॉल पिक कर ली और बोला, सनशाइन, इस वक्त तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और तुम फालतू में चिट चैट करने के लिए कॉल लगा दिया। विवान की बात सुनकर आर्या चौंक गई और वे मुंह बनाते हुए बोली, मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मुझे एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा। विवान, ओ ये बात है, इसका मतलब तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी? हाँ। आर्या को गुस्सा आने लगा, क्योंकि एक तो पहले से ही उसका दिमाग खराब था, ऊपर से भी आज थकी हुई भी थी और अब विवान की बातें। सर जी, अगर आपको मुझे नहीं समझाना तो बोल दीजिए। आर्या बोली। विवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे पता था आर्या अब इरिटेट होने लगी है। वो बोला, रिलैक्स सनशाइन, पहले शांत हो जाओ, नहीं तो मेरे समझाने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा। और ईयरफोन लगा लो। सर, वीडियो कॉल करो। जैसा जैसा विवान ने बोला, आर्या ने सब जे वैसा ही किया। आर्या ने फोन स्टैंड पर रखा और वीडियो कॉल कनेक्ट कर लिया। स्क्रीन पर विवान का शांत मगर शरारती चेहरा नजर आया।
अब बताओ कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा? विवान ने अपना हाथ से पेन घुमाते हुए पूछा। आर्या ने किताब खोलते हुए कहा, ये वाला। मैं इसे 3 बार पढ़ चुकी हूँ लेकिन समझ ही नहीं आ रहा। आर्या के फ़ोन कैमरा उसकी बुक की तरफ था। विवान ने स्क्रीन पर नज़र डाली और मुस्कुराया। ओह! ये तो आसान है, लेकिन शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और है, इसलिए समझ नहीं आ रहा। आर्या ने भुआ चढ़ाई। सर जी, प्लीज़ मज़ाक मत उड़ाइए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। विवान ने हल्का सा सिर हिलाया और समझाने लगा। उसकी आवाज़ में वही आत्मविश्वास था जो हमेशा आर्या को उसकी बातें ध्यान से सुनने पर मजबूर कर देता था। आर्या अब धीरे-धीरे सब समझने लगी। करीब एक आधे घंटे के बाद अब तो समझ आया? विवान ने पूछा। आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, अब सब क्लियर हो गया। वे अब खुशी थी। विवान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छा, अब बताओ मेरे बिना पढ़ाई करना कितना मुश्किल है? आर्या ने आंखें घुमाई। बहुत मुश्किल। खुश? विवान ने हल्का हंसते हुए कहा। बहुत। कुछ देर तक दोनों चुप रहे लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट करने का किसी ने का मन नहीं था। आर्या ने धीरे से कहा, थैंक यू सर जी। विवान की मुस्कान गहरी हो गई हमेशा की तरह, लेकिन हमेशा तुम्हारे लिए सनशाइन। वीडियो कॉल कट हो गई लेकिन आर्या के चेहरे पर अब शांति थी। उसे एहसास हुआ कि चाहे वे राठौड़ मैंशन में हो या अपने घर में, ये बात तो तय थी, विवान हमेशा उसके साथ रहेगा। सगाई से एक दिन पहले राठौड़ मैंशन में आर्या के घर में हलचल मची हुई थी। शादी को अब बस कुछ ही दिन बचे हुए थे और कल की सगाई के लिए सभी तैयारियों में जुटे हुए थे। हालांकि ये फंक्शन राठौड़ परिवार के भव्य स्तर पर नहीं था, क्योंकि विद्या जी की इच्छा थी कि वे अपनी बेटी के लिए कुछ करें और इसीलिए ये फंक्शन उनकी चाल में रखा गया था। कहते हैं ना, बेटियां जब पैदा होती है तभी से माँ बाप उनके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। आर्या अपनी आय और बहनों के साथ सगाई की रस्मों के लिए सामान सजाने में लगी हुई थी। दृश्य और स्वीटी बहुत उत्साहित थी। विपुल भी बाहर का काम में देख रहा था और शांता जी, वे तो अपनी मौज में थी। विद्या जी ने प्यार से आर्या के सिर पर हाथ फेरा। आर्या, विवान जी और उनका परिवार बहुत अच्छा है, तभी तो उनकी शादी और दादी और माँ खुद ये रिश्ता लेकर आई थी। अब शादी के बाद तेरी भी जिम्मेदारी होगी उस घर को पूरी तरह से अपनाना और इसे जोड़े रखना। कभी कभी मनमुटाव होते रहते हैं, लेकिन उस समय में ही हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। आर्या, दिशा और श्रुति तीनों विद्या जी की बात सुनकर बात ध्यान से सुन रही थी। बातें करते करते ही उन्होंने सब गिफ्ट की पैकिंग करके एक साइड में रख दी। तभी विपुल भी आ गया। विपुल, आई, मैं हलवाई दादा को बुलाया। वे कल सुबह टाइम पे आ जाएगा और अपने काम में लग जाएगा। बाकी का कुछ और काम हो तो बता दो। विद्या जी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, आजकल सब कुछ हो गया। चलो अब सब खाना खा लेते हैं, उसके बाद टाइम से भी सोना है। राठौड़ मेंशन। रात का समय विमान अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। वे एक जरूरी फाइल रीड कर रहा था। इन दिनों वे बहुत काम में रहता था। वैसे भी उसके और मिस्टर स्मिथ की साझेदारी में जो प्रोजेक्ट चल रहा था वे बहुत बड़ा था, जिसको लीड विमान ही कर रहा था, इसलिए उसके ऊपर काम का डबल प्रेशर भी था। लेकिन आज उसका काम में मन नहीं लग रहा था। उसने फ़ोन उठाया और बिना सोचे समझे आर्या को कॉल कर दी। सनशाइन। दूसरी तरफ हल्की सी हलचल हुई। फिर आर्या की हल्की थकी हुई लेकिन मीठी आवाज़ आई। अभी भी काम कर रहे हो? हाँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर लगा तुम भी सोई नहीं हो। विवान मुस्कुराया। कल की तैयारी ही कर रहे थे। इतना कुछ करना होता है शादी में, अब भी समझ आ रहा है, आर्या ने हंसते हुए कहा। विवान ने उसकी थकी थकी हंसी सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। आराम करो, बहुत ज्यादा मत भागो, मैं हूं ना सब संभालने के लिए। आर्या चुप रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यही विवान था जो कुछ महीनों से पहले उससे दूर भागता था और अब उसे खुद संभालने की बात कर रहा है। सर जी, आर्या ने धीरे से कहा। हाँ विवान, कल हम सब अच्छे से तो होगा ना? मेरा मतलब है। आर्या बोलते बोलते चुप हो गई। विवान हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा ना, मैं सब देख लूंगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। कुछ सेकंड दोनों खामोश रहे। फिर आर्या ने धीरे से पूछा, आप खुश हो ना? विवान की सांसें कुछ पल को लिए थम गई और खिड़की के पास आ गया। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, बहुत, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। आर्या मुस्कुरा दी। उसके अंदर का हर डर, संकोच जैसे कहीं खो गया था। सो जाओ सनशाइन, कल हमारा दिन बहुत लंबा होने वाला है। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट मिसेज राठौड़। मिसेज राठौड़। विवान के ये शब्द सुनकर आर्या का थकान वाला चेहरा खिल गया। उसके बाद फोन कट गया। लेकिन उस रात दोनों को नींद बहुत हल्की थी। खुशा और एक नए सफर की हल्की सी बेचैनी भरी हुई थी। अगली सुबह हलचल चाल में सुबह ही रौनक थी। हर कोई अपनी तरह से सगाई की तैयारियों में मदद कर रहा था।
रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की झालरें और सुंदर तोरण से पूरा माहौल एक अलग ही खुशी भर गया था। हलवाई अपने काम में लग चुका था। घी तेल की खुशबू पूरे माहौल में घुल चुकी थी। बच्चे दौड़ते इधर उधर घूम रहे थे और औरतें रस्मों की तैयारियों में जुटी हुई थी। विद्या जी ने हलवाई को देखते हुए कहा, बेटा मिठाइयों का ध्यान रखना, सब कुछ समय पर तैयार होना चाहिए और सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए। हाँ काकी, चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया होगा, हलवाई ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने सहायकों के साथ फिर से काम में लग गया। देशा और श्रुति फूलों की सजावट देख रही थी, जबकि विपुल स्टेज के इंतजाम में लगा हुआ था। बाकी सब उसकी मदद कर रहे थे। आर्या भी सुबह सुबह ही उठकर सबके साथ तैयारियों में लग गई थी। हालांकि सब उसे बार बार डांट रहे थे कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए, लेकिन वे मानने वालों में से कहाँ थी। दादी अब बस करो ना, दीदी अब बस करो ना, तुम दुल्हन हो, हमें करने दो सब। श्रुति ने आर्या को पकड़कर जबरदस्ती बिठाया। आर्या ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, अभी बहुत काम बाकी है और मैं यहाँ ऐसे ही बैठ जाऊँ। दिशा ने नाटकीय अंदाज में कहा, हाँ यही रिवाज है, दुल्हन सिर्फ चमकती दमकती अच्छी लगती है, काम करती हुई नहीं। सब हंस पड़े। राठौड़ मेंशन, उधर राठौड़ मेंशन में भी तैयारियां जोरों पर थी। हालांकि फंक्शन चाल में था, लेकिन सुषमा जी और शीतल जी ने यहाँ से भी हर चीज परफेक्ट रखने की ठानी थी। विमान अपने रूम में तैयार होने के लिए गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन की तरफ जा रहा था। तभी हार्दिक अंदर आया। आफ्टर ऑल मेरा स्टोन हार्टेड दोस्त अब सॉफ्ट ही हो गया और फाइनली उसकी शादी भी होने जा रही है। हार्दिक और हिमानी शादी तक के लिए राठौड़ मेंशन में ही रहने वाले थे। विवान ने हल्की मुस्कान दी। बहुत बोलता है तू, हार्दिक ने उसकी टाई सीधी करते हुए कहा। वैसे सच कहूँ, तुझे देख के लग रहा है कि तू इस शादी को लेकर सीरियसली बहुत खुश है। विवान ने खुद को मिरर में देखा और एक मुस्कान हल्की मुस्कान में कहा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। हार्दिक ने मजाक में कहा, मतलब अब पार्टी पक्की समझू। विवान ने हल्का ठाका लगाया। सगाई खत्म हो दे फिर देखते हैं। फिलहाल मुझे अभी राठौड़ इंडस्ट्रीज जाना है, एक ज़रूरी मीटिंग है, मैं दोपहर तक आ जाऊंगा। हार्दिक सिर हिलाते हुए बोला, एक तो तू और तेरा काम। चल मैं भी चलता हूँ। यहाँ रुक कर क्या करूँगा। आरव भी ऑफिस चला गया। दोपहर में सब साथ ही आ जाएंगे। विवान ऑफिस के लिए रेडी होकर नीचे आया। सुषमा जी उसे देखते ही बोली, विवान आज भी ऑफिस जा रहे हो। विवान, मॉम जरूरी मीटिंग है, लेकिन एक टाइम पर आ जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए सुषमा जी। लेकिन विवान, सुषमा जी कुछ बोलती, उससे पहले ही विमला जी बोल पड़ी, भाभी फंक्शन शाम को है, अभी नहीं, सुबह से घर पर बैठकर क्या करेगा, भला इसका क्या है यहाँ क्या काम। सुषमा जी को भी विमला की बात सही लगी और बोली, रुपये ठीक है, तो फिर ठीक है, लेकिन टाइम पर आ जाना। ये ना हो कि काम में इतना मशरूफ हो जाओ कि अपनी सगाई का फंक्शन भूल जाओ। हार्दिक हंसते हुए बोला, डोंट वरी आंटी, मैं हूं ना, मैं इसे टाइम से पहले ही ले आऊँगा। और फिर विवान की तरफ देखते हुए बोला, वैसे हम में से किसी को इसे याद दिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आ जाएगा। इसका बस चलता तो ये अभी भी वहाँ आर्या के घर चला जाता और शादी करके ही आज ही ले आता। हार्दिक की बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन विवान, उसके चेहरे के रिएक्शन कुछ अलग ही थे। वे बाहर जाते हुए बोला, हिमानी समझा ले अपने पति को, पता चले शाम तक खुद ही अपना चेहरा पहचान न पाए। बोलते हुए वे बाहर चला गया और उसके पीछे हार्दिक भी। शाम का समय राठौड़ मेंशन में सभी सगाई के लिए तैयार हो चुके थे और माहौल खुशियों से भरा हुआ था। हालांकि विमला जी और शीतल जी को ये शादी रास नहीं आ रही थी, इसलिए उनके चेहरे पर खास खुशी नहीं थी। वहीं विवान अब तक अपने कमरे में ही था। उसने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता और ऑफ वाइट कलर का पाजामा पहना हुआ था, जिसमें फ्रंट पर बारीक धागों की कढ़ाई थी। ये लुक उसे बेहद शाही और रॉयल टच दे रहा था। हार्दिक और आरो भी उसी के कमरे में थे और दोनों ने भी कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। क्योंकि ये सगाई महाराष्ट्रीय थीम पर रखी गई थी, इसलिए सभी पारंपरिक परिधानों में थे। हार्दिक, जो हमेशा मजाक के मूड में रहता था, विवान को देखते हुए बोला, ब्रो तू आज ही बिल्कुल दुल्हा लग रहा है। आरव ने भी चुटकी ली। हाँ लेकिन एक चीज कम है, विवान भोंय चढ़ाते हुए बोला। वो क्या? आरव मुस्कुराया। दूल्हे वाली घबराहट। विवान हल्का सा हंसा और अपनी घड़ी पहनते हुए बोला, मुझे घबराहट नहीं होती, मुझे सिर्फ चीजें परफेक्ट चाहिए। हार्दिक हंसते हुए बोला, अच्छा। और आर्या विवान ठहर गया। एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से कहा, मेरी सनशाइन पहले से ही परफेक्ट है। चाल में सगाई की चाल, उधर चाल में माहौल बेहद खूबसूरत हो गया था। हर तरफ रंग बिरंगी रंगोली बनी हुई थी। फूलों की सजावट और रोशनी की जगह को चमका दिया था। हलवाई मिठाइयाँ बना रहा था और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। विद्या जी और शांता जी ने मिलकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। आज तो शांता जी भी
काम बढ़ चढ़ कर रही थी और दिशा और श्रुति आर्या को तैयार होने में मदद कर रही थी। उसी के साथ वहां पर एक दो लड़कियां और भी थी। आर्या ने गोल्डन बॉर्डर वाली लाल नेवारी साड़ी पहनी हुई थी जो उसके गोरे रंग पर खूब जच रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हल्के काजल से और निखर रही थी और माथे पर छोटी सी बिंदी उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रही थी। ताई, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सुरती ने खुशी से कहा। निशा आर्या की नजर उतारते हुए बोली, आज तो विवान जीजू की नजरें ही नहीं हटने वाली ताई पर से। आर्या हल्का सा मुस्कुराई लेकिन उसके दिल में हल्की घबराहट थी। तभी बाहर से विवान की आवाज आई। बाहर से किसी की आवाज आई। दूल्हे राजा और उनका परिवार आ गया। पूरी चाल में आज खुशियों की धूम थी। हर तरफ रोशनी, फूलों की महक और हसीन जाग का माहौल था। तैयारियां पूरी हो चुकी थी और अब बस राठौड़ परिवार के आने का इंतजार था। थोड़ी ही देर में लग्जरी गाड़ियों का काफिला चाल के बाहर आकर रुका। जैसे ही राठौड़ परिवार की गाड़ियां रुकी, सभी चाल वालों की नजरें उधर घूम गई। विद्या जी और शांता जी ने आगे बढ़कर सभी का स्वागत किया। विद्या जी की आंखों में खुशी और गर्व झलक रहा था। आखिर उनकी बेटी आज एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही थी। वहीं अपने घर के अंदर आर्या अब तक तैयार बैठी थी। उसने लाल रंग की सिल्क और नेवी साड़ी पहनी हुई थी जिसके बॉर्डर पर गोल्डन कढ़ाई थी। उसके बाल गजरे से सजे हुए थे और माथे पर छोटी सी बिंदी उसकी मासूमियत में निखार ला रही थी। लेकिन इस वक्त उसका ध्यान अपनी साड़ी या गहनों पर नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सरजी आ गए। उसे कोई बताने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही विवान ने अपनी गाड़ी से उतरकर कदम रखा, आर्या के अंदर एक एहसास हो गया। उसकी आंखें दरवाजे की ओर ठहर गई, लेकिन वे खुद को रोक रही थी। वे बाहर जाकर देख नहीं सकती थी, लेकिन दिल बेचैन हो उठा। विवान राठौड़, जो हमेशा शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता था, आज अलग सा लग रहा था। उसने गहरे नेवी ब्लू रंग का कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर हल्की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी। उसकी आंखें आज भी उतनी ही गहरी और ठहरी हुई थी, लेकिन उसके पीछे एक अलग सी चमक थी। वो लोगों की भीड़ के बीच गुजर रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी और की तलाश कर रही थी। उसकी दादी और माँ ने अंदर आने से पहले कुछ रस्में निभाई और फिर सभी घर के अंदर जाने लगे। और उन सबको बिठाने के बाद सब ने उन लोगों को पहले नाश्ता पानी परोसा। उसके बाद पंडित जी बोले, सगाई का मुहूर्त हो रहा है तो पहले सगाई कर लेते हैं। दिशा और श्रुति आर्या को ले आए। आर्या सिर झुकाए नीचे आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आर्या को मंच की तरफ जा रही थी। तभी उसने अपनी नज़रें हल्की सी उठाई और ठीक उसी समय विमान की निगाहें भी उससे टकराई। एक सेकंड के लिए समय थम गया। आर्या झट से नजरें झुका ली, लेकिन विमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे देखना चाहती हो। आर्या का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसकी उंगलियां उसकी साड़ी के पल्लू से पकड़ने लगी। वहीं हार्दिक और आरव, जो अब तक सब कुछ देख रहे थे, मुस्कुरा उठे। लगता है दूल्हे राजा अब दुल्हन से नजरें नहीं हटा सकते, आरव ने मजाक किया। विवान ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया, तुम्हें कोई दिक्कत है? हार्दिक ने हंसते हुए कहा, नहीं, हमें तो बस मजा आ रहा है। और इस तरह सगाई की पहली रस्म शुरू होने वाली थी। आर्या मंच तक पहुंच चुकी थी। हल्के गुलाबी रंग की रोशनी में उसका रंग और भी खूबसूरत मासूम लग रहा था। दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन वे महसूस कर सकती थी कि विमान की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। विवान, जो हमेशा अपने स्वयं और सख्त स्वभाव के लिए जाना जाता था, आज एक अलग ही एहसास से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में हल्की गर्मी और अपनापन था, जो शायद उसे खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी ने शुभ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। चारों तरफ एक पवित्र और उल्लासपूर्ण माहौल था। विद्या जी ने आगे बढ़कर आर्या के हाथों में एक छोटी सी चांदी की थाली रखी, जिसमें विवान के लिए अंगूठी रखी हुई थी। बेटा, अंगूठी पहना दो, विद्या जी ने मुस्कुराकर कहा। आर्या की उंगलियां हल्का सा कांपी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से अंगूठी उठाई और विवान की तरफ देखा। विवान ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आर्या ने उसके हाथ को देखा, मजबूत, सख्त, लेकिन सुरक्षित एहसास देने वाला। धीरे धीरे उसने विमान के रिंग फिंगर में अंगूठी पहना दी। तालियों की गूंज, पूरा माहौल भर गया। हार्दिक और आरव ने एक दूसरे को देखा और शरारती अंदाज में कहा, लो भाई, दूल्हे राजा अब ऑफिशियली बुक हो गए। विवान ने उन्हें एक नज़र देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस हल्का सा मुस्कुराया। अब बारी थी विवान की। आर्या की हथेलियां ठंडी हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। विवान ने धीरे से उसकी कोमल उंगलियां पकड़ी, जिससे एक हल्की सी हरण आर्या के शरीर में दौड़ गई। उसने नजर नहीं उठाई, लेकिन उसके गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। विवान ने धीरे और सधे हुए अंदाज में उसकी उंगलियों में डायमंड रिंग पहना दी। वहां पर तालियां फिर से गूंज उठी और वहां मौजूद लोग उन दोनों के ऊपर फूलों की सिल्क वर्षा करने लगे। शुभ सगाई संपन्न हुई, पंडित जी ने घोषणा की। आर्या ने पहली बार धीरे से अपनी नजरें उठाकर विमान की तरफ देखा।
विवान ने गहरी आंखों में कुछ था, एक वादा, भरोसा और शायद कुछ और जो अभी तक दोनों में से किसी ने भी पूरी तरह नहीं समझा था। और इसी के साथ उसकी जिंदगी इस नए सफर की आधिकारिक शुरुआत हो गई। इवान धीरे से बोला, आई लव यू माय सनशाइन। आर्या के गाल जो पहले से ही गुलाबी थे और गुलाबी हो गए और सब से उसने अपनी नजरें झुका ली। अब बारी थी थोड़े डांस और थोड़ी मस्ती की। विपुल अपने दोस्त को इशारा करते हुए बोला, रघु। रघु तुरंत समझ गया और उसने स्पीकर ऑन कर दिया। तेज म्यूजिक बजते ही पूरा माहौल और भी उत्साह से भर गया। चाल के लोग जो पहले ही खुश थे अब डांस फ्लोर पर आ गए थे। चलो भाई अब थोड़ा धमाल मचाया जाए। विपुल ने तालियां बजाते हुए कहा। हार्दिक, व्योम और आरव ने भी एक दूसरे को देखा और हंसते हुए बोले, दुल्हे राजा जो भी स्टेज पर बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। उन्होंने हंसते हुए विमान को पकड़कर स्टेज की ओर धकेला। विमान जो आमतौर पर ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था, पहले तो थोड़ा असहज हुआ लेकिन फिर उसने हार मान ली। उसने मुस्कुराते हुए हार्दिक और आरव के साथ ठुमके लगाने शुरू कर दिए। विमला जी, शीतल जी एक तरफ बैठी हुई ये सब देख रही थी। विद्या जी, सुषमा जी, शांता जी और दादी एक तरफ बैठी हुई ये सब एंजॉय कर रही थी। दिशा, श्रुति, अवनी और विधि चारों आर्या के पास आ गई। विधि आर्या का हाथ पकड़ते हुए बोली, भाभी अब तो आपको भी डांस करना ही होगा। हाँ भाभी, देखिए विमान भाई कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। हमने आज से पहले उनको इतना खुश भी नहीं देखा। ये सब आपकी वजह से हुआ, अवनी बोली। तभी दिशा और श्रुति की आवाज आई, चलना ताई, तुझे तो वैसे भी डांस करना कितना पसंद है। आर्या ने हल्की हिचकिचाहट के साथ उसकी तरफ देखा लेकिन जब उसने देखा कि उसकी आई सुषमा जी और बाकी सब भी मुस्कुरा रहे हैं तो उसने धीरे से हामी भर दी। जैसे ही आर्या स्टेज पर आई विवान की नजरें उस पर टिक गई। म्यूजिक की धुन के साथ सब डांस कर रहे थे लेकिन विवान को सिर्फ एक चीज दिख रही थी, आर्या की झुकी हुई नजरें, उसकी साड़ी के लहराता आंचल और उसकी मासूम सी मुस्कान। थोड़ी देर बाद गाने की धुन थोड़ी बदल गई और एक रोमांटिक ट्रैक बजने लगा। अब तो नए कपल को साथ में डांस करना ही पड़ेगा, हार्दिक ने ऐलान किया। सब जोर जोर से तालियां बजाने लगे। आर्या ने फटाफट सिर हिला दिया, नहीं नहीं मैं नहीं। लेकिन तभी विवान ने धीरे से हाथ थाम लिया। आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा लेकिन विवान की आंखों में एक अजीब सा भरोसा और अपनापन था। बस एक बार, विवान ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर संगीत की धुन के साथ आर्या झिझकते हुए कदम बढ़ाए और विवान ने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। धीमी रोशनी चारों तरफ जगमग करते हुए बल्ब, हल्की हवा में उड़ते फूलों की खुशबू और उनके दिलों की तेज धड़कनें। विवान ने उसके कानों के पास झुककर हल्के से कहा, अब तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद करने वाला हूँ मिसेस राठौड़। आर्या का चेहरा और भी गुलाबी पड़ गया और इस तरह उनकी सगाई की रात यादगार बन गई। मस्ती, प्यार और उन पलों से जो शायद उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाला था। चार में हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। सगाई की रस्म के बाद अब सब लोग खाने का आनंद ले रहे थे। विद्या जी और शांति जी, विपुल, सब लोग मेहमानों की सेवा में लगे हुए थे जबकि राठौड़ परिवार के सदस्य भी इस सादगी और अपनत्व भरे माहौल का आनंद उठा रहे थे। विवान, हार्दिक, व्योम और आरव एक कोने में बैठे हुए बातें कर रहे थे। आर्या, दिशा, श्रुति, अवनी और विधि एक साइड बैठे हुए थे। सब ने बहुत डांस किया जिस वजह से सब थक चुके थे। शीतल जी और विमला जी एक जगह खड़ी हुई और जूस पी रहे थे। उसी समय वह एक छोटी सी लड़की भागते हुए आई जो गलती से विमला जी से टकरा गई। विमला जी के हाथ में ऑरेंज जूस का गिलास था जो उनकी कीमती सिल्क साड़ी पर गिर गया। हे भगवान, विमला जी जोर से चिल्लाई। पूरा माहौल अचानक से सन्नाटे में बदल गया। सबकी नजरें उनकी तरफ घूम गई। ये क्या बदतमीजी है, विमला जी गुस्से में बोली। उनकी आंखें गुस्से से जल रही थी। बेचारी छोटी सी बच्ची सहम गई उस और घबरा कर पीछे हट गई। विद्या जी और बाकी सब तुरंत आगे बढ़े। विद्या जी बोली, बहन जी बच्ची है, गलती से हो गया और अभी से साफ करवा देती हूँ। साफ करवा देगी, विमला जी ने तेज आवाज में कहा। आपको अंदाजा भी है ये साड़ी कितनी कीमती है। यहाँ की लड़कियों को सलीका नहीं है और बच्चों को तमीज नहीं, तो इन्हें घर में ही रखना था ना। जो माहौल थोड़ी देर पहले हंसी खुशी से भरा हुआ था वे विमला जी की वजह से अब तनाव भरा हो गया था। सुषमा जी ने बीच बचाव करने के लिए कोशिश की कि जीजी इतनी सी बात पर क्यों नाराज हो रही हो, बच्ची ने जानबूझकर थोड़े ही किया है। लेकिन विमला जी अब पूरी तरह से बिफर चुके थे। ओह, तो अब मुझे ही चुप रहना चाहिए, विमला जी ने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे पहले ही से ही इस चाल में आकर अच्छा नहीं लग रहा था और अब देखो मेरी साड़ी बर्बाद कर दी। सच कहूँ तो यहाँ के लोग हमारे लायक ही नहीं। भाभी, ये सुनकर पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। आर्या जो अब चुपचाप ये सब देख रही थी उनका चेहरा उतर गया। उसकी आय और ये चाल के लोग जिन्होंने पूरे मन से ये आयोजन किया था उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और दुख साफ झलक रहा था।
विवान की नजरें तुरंत आर्या पर गई। उसके चेहरे पर आया दर्द और अपमान विवान के से सहन नहीं हुआ। वे तुरंत आगे बढ़ा और गंभीर लहजे में बोला, बुआ जी, ये सिर्फ एक साड़ी है, जो इंसानों से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। पूरा माहौल अचानक ठहर गया। विमला जी कुछ कहने वाली थी और विवान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और कहा, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो मैं आपको नई साड़ी दिलवा देता हूँ, लेकिन प्लीज ऐसे किसी की बेइज्जती या किसी को नीचा दिखाने का हक आपको कोई नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हम यहाँ इनकी वजह से हैं, ये हमारे लिए नहीं। पूरा माहौल एकदम संकोच और गंभीरता से भर गया। विमला जी को पहली बार किसी ने इस तरह जवाब दिया था। उन्होंने गुस्से में अपनी साड़ी झटकी और बिना कुछ कहे कुर्सी पर जाकर बैठ गई। विमान ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से सब कुछ संभाल लिया। माहौल जो कुछ पहले तक भारी था, अब थोड़ा हल्का हो गया। चाल के लोगों के चेहरे पर संतोष था। उनके लिए ये सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि उनके सम्मान की बात थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि आर्या किसी गलत इंसान के हाथ नहीं ले जा रही। वहीं राठौड़ परिवार के बाकी सदस्य चुप थे। उन्हें विमला जी की करी हुई हरकत पर शर्मिंदगी थी। वहीं विमला जी और शीतल जी चुपचाप बैठी हुई थी। आर्या ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस छोटी सी बच्ची को अपने पास बुलाया, जो अब तक डर के मारे छुप गई थी। आर्या ने बच्ची को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत संध्या, कोई कुछ नहीं कहेगा। बच्ची ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी गोद में छुप गई। विमला जी, जो अब भी गुस्से में थी और तीखी नजर आर्या पर डालकर सुषमा जी से बोली, देख लिया भाभी, ये इसे यही फर्क है हमारे और इनके संस्कारों में। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कहता, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बुआ जी, बिल्कुल फर्क है। हमारे संस्कार हमें इंसानों की इज्जत करना सिखाते हैं, चाहे वे किसी भी तबके से हो। और इसी संस्कार ने मुझे सिखाया है कि अगर आपकी उम्र में छोटा भी कोई सही कहे तो उसे मान लेना चाहिए। विमान ने बहुत ही सहज लहजे में अपनी बात कही। विमला जी ने झटके से सिर घुमाया और चुप हो गई। थोड़ी देर बाद माहौल फिर से सामान्य हो गया। खाना पूरा होने के बाद राठौड़ परिवार वापस लौटने के लिए तैयारी करने लगा। जब सब लोग कार की तरफ बढ़ रहे थे, विमान रुक गया, आर्या के पास आया, धीरे से सिर्फ इतना कहा, अगर कोई तुम्हारे सपनों का अपमान करेगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा सनशाइन, बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ माई लाइफ, यू आर माई ऑल लाइफ। आर्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में वही भरोसा था जो उसने सगाई के वक्त देखा था, और पहली बार आर्या का दिल हल्का हुआ। शायद ये रिश्ता उतना उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।